नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो इनके मानव विकास का त्रिस्तरीय नियम था, लॉ ऑफ थ्री स्टेज है, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी मैं चर्चा एक अलग क्लास में कर चुका हूं। इससे पहले एक सूचना है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम सभी प्रकार के जो एग्जाम हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ज्ञान के विकास का जो त्रिस्तरीय नियम है, लॉ ऑफ थ्री स्टेज है, ये क्या है। ये तीन अवस्थाएं कौन सी है, किस पुस्तक में दिया, इनके कितने उपविभाजन हैं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये ऑगस्ट कॉम्टे ने इनकी जो पहली पुस्तक थी स्वतंत्र रूप से, इससे पहले वो साइमन के साथ लिख चुके थे, जो इनकी पुस्तक थी कोर्स ऑफ फिलोसफी पॉजिटिव। तो ये पुस्तक है वो 6 खंडों में संकलित है। इनके जो व्याख्यान हैं उनके आधार पर ये है। 1830 से 1842 के बीच में ये 6 खंड है वो प्रकाशित हुए थे। इस पुस्तक में इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग भी किया। इसमें ये तीन स्तरीय सिद्धांत, वैसे ये सिद्धांत ना होकर एक चरण है विधिवत, जिसमें उनका उद्देश्य प्रत्यक्षवाद को स्थापित करना था। तो इसमें इन्होंने ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके ये इन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेज है वो दिया है। अगर हम इनके काल को देखें तो इनका जो जीवन काल है वो 1798 से प्रारंभ होता है। 1798, इससे पहले 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी। तो फ्रांस की क्रांति ने इनके जीवन काल को, जब ये बाल्यावस्था में थे तो उनके प्रभाव देखे जा सकते थे। फिर नेपोलियन का युग आता है, फिर वापस से राजतंत्र स्थापित हो जाता है, फिर वापस लोकतंत्र आता है। इस प्रकार से ये जो दौर था फ्रांस का, कॉम्टे का, ये बड़ा उथल पुथल वाला था। और इससे पहले औद्योगिक क्रांति भी आ चुकी थी, ज्ञानोदय काल भी गुजर चुका था। तो इस दौर के अंदर आए थे और इन अव्यवस्थाओं को देखकर ही इन्होंने एक ऐसे विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित करने का प्रयास किया, जो संक्रमण का दौर है या अराजकता का समय है, इसको सही किया जा सके। तो इसके लिए इतिहास को समझना जरूरी था। सामाजिक व्यवस्था को, वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को समझना जरूरी है। किसी के बारे में सही कहा जाता है, अगर आप किसी के वर्तमान को जानना चाहते हो, किसी के व्यक्ति को जानना चाहते हो, तो उसके इतिहास को जांच लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि क्या कंडीशन है। तो इस पुस्तक में इन्होंने इस त्रिस्तरीय नियम है वो इन्होंने दिए। और ये जो इनका त्रिआयामी विश्लेषण है, इन्होंने 3 नियम दिए, 3 अवस्थाएं बताई, फिर प्रत्येक अवस्था को उपभागों में विभाजित किया। और ये जो त्रिआयामी विश्लेषण है, इन्होंने भावना, बुद्धि और क्रिया, पहली अवस्था भावनात्मक, दूसरी फिर बुद्धि का विकास, तीसरी प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। तो ये जो त्रिआयामी विश्लेषण है ये इनका वाइको से ग्रहण किया गया है। फ्रांसीसी विद्वान है वाइको, इन्होंने 3 डायमेंशनल एनालिसिस है वो ग्रहण किया है। अब इन 3 अवस्थाओं की तुलना है वो इन्होंने मानव मस्तिष्क के विकास से की है, कि मानव का जो विकास है वो मानव मस्तिष्क के विकास के साथ साथ चला है। जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता गया, वैसे वैसे मानव का विकास भी होता गया। प्रत्येक अवस्था पहली अवस्था के बाद में आती है। पहली अवस्था पूर्ण हो जाती है तो एक संक्रमण का दौर आता है और फिर एक नई अवस्था आती है। तो पहली
अवस्था का बौद्धिक काल पूर्ण हो जाता है तो अराजकता की स्थिति होती है, संक्रमण काल से चीजें गुजरती है, एक नई अवस्था का आगमन होता है। इस प्रकार से ये एक के बाद एक है वो चरण है वो आते गए। इसे इन्होंने दिमागी शुद्धता के आधार पर विकसित किया है। दिमागी शुद्धता क्या है कि भ्रामक व्याख्याओं से बचाव करना। एक हम कोई चीज सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो किसी और से हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारी चीजों को सीखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मैंने सिद्धांत दिया है ये किसी से सीखा नहीं है, यानी ये पहले सीखे हैं लेकिन बाद में ये कह रहे विकसित किया है। तो मैंने सभी थिंकर्स को पढ़ना बंद कर दिया उस दौरान, और यानी अन्य विद्वानों को पढ़ना बंद कर देना ताकि उसका प्रभाव ना आए। उन्होंने कहा कि ये सब मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, तो इसे ही दिमागी शुद्धता कहा है इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने दिमागी शुद्धता के आधार पर ये नियम है, 3 नियम है वो दिए हैं। तो अब ये 3 नियम कौन कौन से हैं? जो इनकी पहली अवस्था है, ये उद्विकासीय सिद्धांत इसको हम कह सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से इन्होंने एक के बाद जो चरण है ये इन्होंने बताए हैं। पहली अवस्था, इसे हम धार्मिक युग कह सकते हैं, इसे अलौकिक अवस्था कह सकते हैं, इसे अधिजैविक अवस्था, थियोलॉजिकल अवस्था कह सकते हैं। अंग्रेजी में एक ही शब्दावली का प्रयोग है, हिंदी में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? इस अवस्था में व्यक्ति प्रत्येक कार्य को, चाहे वो सोच रहा है, वो कर रहा है, सब धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित होता है। कुछ भी होगा, चाहे वो ज्ञान है वो भी धर्म पे होगा, नियम भी धार्मिक होंगे, विश्वास भी होगा वो भी धर्म पर होगा, व्यवस्था होगी, चाहे कुछ भी हो उसके पीछे अलौकिक शक्ति, देवीय शक्ति को उत्तरदायी माना जाता है। अगर किसी को बुखार आ गया, बीमार पड़ गए, तो कोई देवीय प्रकोप है। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो देवीय प्रकोप है। महामारी फैल गई तो वो है। नियम बना दिए वो धार्मिक है। तो सब, यहां तक कि जो शासन था, राजनीति थी, वो भी धर्म द्वारा निर्देशित होती थी। ईश्वर ही इस समस्त घटनाओं को, समस्त सामाजिक व्यवस्था के पीछे उत्तरदायी था। धर्म यानी अलौकिक शक्ति, ईश्वर यानी धर्म ही इनके लिए उत्तरदायी था। सब कुछ धर्म ही था। और ये काल्पनिक अवस्था, इसे इन्होंने कहा है। शासन निरकुश था, राजतंत्र था, क्योंकि राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और लोग भी उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। ये फ्रांसीसी क्रांति से पहले कभी राजा की शक्तियों को चुनौतियां नहीं दी गई थी। तो इस अवस्था को भी 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है ऑगस्ट कॉम्टे ने। पहली है जीवित सत्तावाद या देवी वस्तुवाद, यानी प्रत्येक घटना के पीछे पहले प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था की भी पहली जो अवस्था थी उसमें प्रत्येक चीज के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर देवीय रूप को पूजा जाता था। फिर दूसरी अवस्था आई बहुदेववाद। दूसरी अवस्था है वो किसकी है? बहुदेववाद की है, यानी बहुत सारे देवता थे। और फिर एक देववाद। तो पहली अवस्था भी 3 उप अवस्थाओं से होकर गुजरी है और इसका सार यही है कि प्रत्येक चीज धर्म द्वारा निर्देशित होती है। दूसरा है अमूर्त या तत्वमीमांसीय अवस्था। जब पहली अवस्था पूर्ण हो गई तो फिर दूसरी मेटाफिजिकल अवस्था आती है। तो इसमें सोचने का ढंग थोड़ा चेंज होता है। ये एक
बीच की अवस्था थी प्रत्यक्षवाद और धार्मिक युग के में। तो इसमें हर चीज के लिए धर्म या अलौकिक शक्ति को उत्तरदायी नहीं माना जाता था। व्यक्ति को लगने लगा कि यह दौर था जिसमें औद्योगिक उत्पादन है वो शुरू हो गया था, टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा था, राजा थे वो अब धीरे धीरे उनका झुकाव भी आर्थिक होने लगा था। पहले राजा थे वो सेना पे खर्च ज्यादा करते थे, फिर इन धीरे धीरे उद्योगों पे खर्च करना शुरू हो गए। राजनीति है वो चर्च और पादरियों के अधीन आने लगी। पहले डायरेक्ट ईश्वर का प्रतिनिधि था, अब वो चर्च द्वारा निर्देशित होने लगी। तो इस दौर में व्यक्तियों को लगने लगा कि जो समस्त घटनाएं हैं उनके पीछे अमूर्त शक्तियां जिम्मेवार है, जैसे आत्मा है, अब वो हमारे अंदर ही है या कुछ और ऐसी शक्तियां हैं। उसके लिए होना जरूरी नहीं है कि वो धर्म ही है, वो ईश्वर ही है। बरसात हो रही है तो बरसात के लिए कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी नियम से बंधे हुए हैं। भूकंप आ रहा है या कुछ और हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो नियम से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से एक बीच की अवस्था आती है जो वैज्ञानिक और धार्मिक युग के बीच की अवस्था है, इसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। ये दौर था वो 1800 ईस्वी तक माना जाता है। 1800 ईस्वी की बाद में प्रत्यक्षवाद की शुरुआत है वो होती है, जिसे सकारात्मकवाद, प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है। पॉजिटिव या साइंटिफिक अवस्था इसे कहा गया है। अब इसमें घटनाओं को जांचा जाता है, परखा जाता है। प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद क्या है? घटनाओं को प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष अवलोकन करना ही प्रत्यक्षवाद है। तो घटनाओं को प्रत्यक्ष देखा जाता है, जांचा जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है और फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पर विश्वास किया जाता है। यानी सुनी सुनाई काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो ये प्रत्यक्षवादी अवस्था है। और अंतिम अवस्था अभी पूर्ण प्रत्यक्षवादी अवस्था आना बाकी है। कॉम्टे ने कहा कि अभी पूर्ण प्रत्यक्षवादी अवस्था आनी बाकी है, लेकिन 1800 शताब्दी के बाद में ये आ जाती है। तो इन्होंने 4 पद्धतियों का प्रयोग किया है। इस प्रत्यक्षवादी विधि की 4 तकनीकें हैं। कितनी तकनीक है? 4 तकनीक है। अवलोकन, प्रयोग, तुलना और ऐतिहासिक। इन 4 तकनीकों के जरिए साइंटिफिक ज्ञान प्राप्त है वो किया जाता है। अब चीजें सारी बदलने लगती है। अब राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है, अब प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है। अब घटनाओं को काल्पनिक नहीं देखा जाता है, अब रियलिटी के अंदर चीजों का किया जाता है, जांचा परखा जाता है और फिर उस पर विश्वास किया जाता है। तो प्रत्यक्षवाद एक पद्धति है जिससे किसी भी घटना की सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है। तो ऑगस्ट कॉम्टे एक भौतिकवादी थे, भौतिक विज्ञान में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी और इसी पद्धति के आधार पर वो समाज विज्ञान को विकसित करना चाहते थे। भौतिक विज्ञान के जो नियम थे उन नियमों के आधार पर ही समाज विज्ञान को विकसित करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में समाजशास्त्र को क्या कहा था? सामाजिक भौतिकी कहा था, सोशल फिजिक्स कहा था। तो एक पद्धति के रूप में इन्होंने स्वीकार किया, एक सिद्धांत के रूप में इन्होंने नहीं किया। तो ये तीसरी अवस्था है। प्रत्यक्षवाद है क्या? तो प्रत्यक्षवाद का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सूचनाएं प्राप्त होती है, उनकी व्याख्या करना है। ये एक सिद्धांत नहीं है बल्कि ये सामाजिक घटनाओं को विश्लेषण करने की एक पद्धति है जिसमें तकनीकों का प्रयोग है वो किया जाता है। ये 4 तकनीक जिनकी मैं अभी चर्चा कर चुका हूं। तो इस प्रत्यक्षवाद की मुख्य विशेषताएं कौन सी है?
तो ये प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर जीवन की व्याख्या करता है, प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर जीवन की व्याख्या करता है। और प्राकृतिक विज्ञान, जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों की तकनीकें हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों की तकनीकें हैं। तकनीक सेम है और उसी के आधार पर जिस प्रकार प्राकृतिक नियमों के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है ये तार्किक व्याख्या पर आधारित है, अतार्किक नहीं है। ये सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है। प्रत्यक्षवाद को सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन मानते हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति के समय अराजकता फैल गई थी, उस सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल मच गई थी, उसको पुनर्व्यवस्थित करने का साधन मानते हैं प्रत्यक्षवाद को। प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म है। जिस प्रकार से धर्म का उद्देश्य मानवता की भलाई करना है, उसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद का भी उद्देश्य मानवता की भलाई करना है। प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा और वास्तविक ज्ञान से ही मनुष्य का भला किया जा सकता है। किया ही है। पहिए का आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई, अलग अलग मशीनें बनी, ये सब प्रत्यक्षवाद का ही परिणाम है और इससे मनुष्य का भला हुआ है। ये धर्म और विज्ञान का समन्वय है। ये धर्म और विज्ञान का समन्वय। इस प्रकार अगर हम इन त्रिस्तरीय नियम को देखें तो ये मानव चिंतन का मानव विकास के साथ तुलना है। तो मानव चिंतन का विकास ही मानव प्रगति का आधार है। इसमें केवल एकमात्र कारण बौद्धिक विकास नहीं है, बल्कि जनसंख्या भी या और कारण भी हो सकते हैं परिवर्तन के। परिवर्तन केवल बौद्धिक विकास से नहीं हो रहा, बल्कि अन्य कारणों से भी हो सकता है। तो जनसंख्या को भी इन्होंने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति को कारण माना है और बाद में इन विचारों को इमाइल दुर्खिम ने भी ग्रहण किया है। इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया जनसंख्या वृद्धि के आधार पर और इन्होंने कहा कि अभी समाजशास्त्र के अंदर पूर्ण सकारात्मकता यानी प्रत्यक्षवाद आना बाकी है। तो ये प्रत्यक्षवाद की तीन अवस्थाएं थी, प्रत्यक्षवाद और उससे पहले मेटाफिजिक्स और उससे पहले धार्मिक युग की तीन स्टेजेस हैं। इसे ही लॉ ऑफ 3 स्टेज कहा जाता है। आपके कमेंट पे आज मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। अभी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो जो भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, पहले तो मैंने एक थिंकर पे एक ही क्लास लगाई थी, अब धीरे धीरे मैं एक एक सिद्धांत पर एक एक क्लास है वो लगाऊंगा। तो कुछ क्लासेस ऐप पर होगी और बीच बीच में कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी हो जाएगी। तो अब हम इमाइल दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत अगली क्लास में देख सकते हैं। तो ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।